यदि आपको कहानियों के ज़रिए जीवन पाठ सीखना पसंद है या आप प्रेरणा की तलाश में हैं, तो आप मेरा दूसरा पॉडकास्ट अमोदनी योर वे टू हैप्पीनेस ट्यून इन कर सुन सकते हैं। अमोदनी एक मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट है जो सभी पॉडकास्ट ऐप्स पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। मान लीजिए कि आप मेरी तरह एक पुस्तक प्रेमी हैं और अचानक आपको ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही है और आपके पास समय भी कम है। पुस्तक चुनने या चुने हुए को ख़त्म करने के लिए भी मुश्किल हो रही है। तब आप क्या करेंगे? ऐसे समय में मेरा एकमात्र सहारा लघु कथाएं यानी शॉर्ट स्टोरीज हैं, खासकर वे जो मेरी पसंदीदा जगहों के बारे में बात करते हैं और पुरानी सुनहरी बातों को ताज़ा करते हैं। यही मुझे मेरे पढ़ने की आदत को बरकरार रखने में मदद करती है। ट्रीज़ास मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा एक ऐसी ही किताब है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ books.com लिट ज्ञान के एक और मनोरम एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुभाषनी। आने वाले एपिसोडों में मैं आपके साथ भारत के प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा विभिन्न भाषाओं में लिखे गए पुस्तकों की रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? यदि आप अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं तो इस प्रकरण के अंत तक इंतज़ार कीजिए। आम लोगों के लिए गोवा का मतलब है पार्टियां, शराब, समुद्र तट, फेरी बोट्स, विदेशी पर्यटक और मस्ती। लेकिन मेरे लिए ये एक घर है जहां मैंने सीखा कि कल की चिंता किए बिना अपने आज को मैं कैसे खुशी खुशी जीऊं। इसीलिए आज की पुस्तक गोवा से है। यह सच है कि हम भारतीय गोवा से प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर गोवा वासियों के बारे में भूल जाते हैं। वास्तव में मैंने कभी किसी गोवन लेखक द्वारा लिखी किताब नहीं पढ़ी, हालांकि मैं वहाँ 4 साल निवासी रह चुकी हूँ। ये 2 दशक पहले की बात है, लेकिन पढ़ूँ भी तो कैसे? मुझे कोंकणी तो पढ़ने नहीं आती और उन दिनों कोंकणी अनुवाद दुर्लभ जो थे। जेवियर कोटा को शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने अब मेरा काम आसान कर दिया। ट्रीज़ास मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा समकालीन कोंकणी साहित्य में सबसे विपुल और सम्मानित हस्तियों में से एक दामोदर मोजो द्वारा लिखी गई है, जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता भी हैं। उपन्यासकार, साहित्यिक आलोचक और कथा लेखन के रूप में वे 1960 से अब तक लिखते आ रहे हैं। वह कोंकणी में लिखते हैं, मगर पुर्तगाली, अंग्रेजी और मराठी में भी कुशल हैं। इस ट्रांसलेशन की 14 कहानियों में मोजो के अद्भुत विविध संकलन शामिल हैं, जो 4 दशकों से ली गई हैं, यानी कि 1960 से लेकर 2010 तक की बेहतरीन कहानियाँ इसमें शामिल हैं। हालांकि ये सच है कि कुछ कहानियाँ ग्रामीण संस्कृति पर आधारित हैं, जो अब के दौर में मौजूद नहीं, पर वक्त के गुजर जाने से मोजो के कथा वस्तु और पात्रों के प्रभाव कम नहीं हुए हैं। बस 1 या 2 वाक्य पढ़ते ही आप अपने आप को उसमें खींचे जाने से रोक नहीं सकते। इसीलिए इन कहानियों के जरिए हमें नई दिल्ली में सुखवादी ब्रेक ले रहे गोवा के राजनेताओं के बीच बैठने का मौका मिलता है। एक दलित पशुपालक के साथ चल पड़ते हैं जो कर्नाटक सीमा पार से गोवा में इसलिए दाखिल हो रहा है क्योंकि उसे बताया गया है कि तुम वहाँ एक इंसान की तरह जियोगे। और रहस्यमय बबॉय के साथ मडगांव की पिछली सड़कों के चारों ओर ड्राइव भी करते हैं, जो केवल एक चीज़ जानते हैं और वह है हंसी के साथ सब कुछ स्वीकार करें। कहानियाँ या तो गोवा में सेट है या गोवा के लोगों के बारे में बात करती है। पात्रों के नामों, जीवन शैली और यादों के माध्यम से ये कहानियाँ गोवा का आवाहन करती हैं। कहानियाँ गोवा की संस्कृति पर नहीं, बल्कि ज़्यादातर वहाँ के लोगों और उनकी अमिट भावनाओं पर केंद्रित है। फ्रॉम द माउथ्स ऑफ बेब्स नामक पहली कहानी सऊदी अरब में शुरू होती है। ये रियाद में रहने वाले मिथिला और राजेश की दुर्दशा के बारे में बात करती है। पति की अरुचि से कुंठित एक युवा गोवन महिला मिथिला के दिमाग से बहने वाले विचारधारा को बारीकी से खींचता है। अरबी धार्मिक पुलिस की सख्ती से लाल पीला होने के बावजूद अपने पति से शारीरिक स्नेह के खुले प्रदर्शन को उजागर करने की कोशिश कर रही पत्नी को बखूबी से दर्शाता है।
कॉन्सन्स कैटल एक दिल तोड़ने वाला चित्रण है। कैसे एक किसान जोड़े के सामने अपने प्यारे जानवरों को कसाई खाने भेजने या भूखमरी का सामना करने के बीच चयन करने की नौबत आती है के बारे में मौजो लिखते हैं। मवेशियों को अपने बच्चों सा प्यार करती पत्नी की दुविधा बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया गया है। एक और कहानी बंद जो 1980 के भाषा आंदोलन के बारे में है, दंगों की निरर्थता को दोहराती है। आप उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनके लिए आप विरोध कर रहे हैं। मौजो खूबसूरती से कहते हैं कि भाषा समझ को बढ़ावा देने का एक वाहन है। यह हमें एकजुट करने के लिए है, ना कि विभाजित करने के लिए। कहानी के नायक मोटरसाइकिल पायलट दत्ताराम को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। हमारे शहरों में अभी अभी मोटरसाइकिल टैक्सी चलन में आया है, लेकिन गोवा में बरसों से बस और कॉल टैक्सी से ज़्यादा मोटरसाइकिल ही लोगों को हर जगह पहुंचाते आए हैं और मोटरसाइकिल चालक को पायलट ही कहते हैं। बंद के दिन उसके साथी कैतन और पीटर उसे किराए पे मोटरसाइकिल ना चलाने की चेतावनी देते हैं, मगर कुछ घंटों बाद वे ही उसे रोजी को फतौरपा के शांत दुर्गा मंदिर ले जाने का आग्रह करते हैं। गोवा की एक और खासियत यह है कि वहाँ हिंदू और कैथोलिक लोग स्वतंत्र रूप से दोनों परंपराओं को सम्मान देते हैं। जैसे कि इस कहानी में रोजी क्रिश्चियन है, लेकिन हिंदू मंदिर में मन्नत मांगती है। रोजी के साथ निकलते वक्त उसकी माँ दत्ताराम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बेटा मेरी बेटी की देखभाल करना और उसे सुरक्षित रूप से वापस ले आना। लेकिन दोनों मुसीबत में पड़ जाते हैं। करीब 1 दर्जन लोग कनकोलिम में उनका रास्ता रोक रोजी का अपहरण करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी समय के लिए तो दत्ताराम के मन में आया कि वह उसे कहीं छोड़कर भाग जाएं, लेकिन अगले ही पल उसे एक तरफ रोजी की माँ और दूसरी तरफ कनकोलिम की देवी शांत दुर्गा दिखती है। दत्ताराम ठगों के समूह में घुस जाता है और रोजी के साथ भागने में कामयाब होता है। वह सीधे कैतन के घर जाता है। दरवाजे पर रुककर गाड़ी से उतरता है। चिंतित कैतन उसकी ओर भागता है। क्या हुआ दत्ताराम? दत्ताराम की आंखें सूजी हुई थी। वह अवाक था। अंत में जब घबराहट के बाद उसकी आवाज वापस आती है, वह गुस्से से चिल्ला उठता है, ये हमारी भाषा है, ये हमारी संस्कृति है। बंद के दौरान लोगों के व्यवहार और बनाम लोगों के लिए उनके वास्तविक सम्मान को यह कहानी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ कराती है। इस घटना से हम आसानी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आज भी लोग अपनी मातृभाषा के लिए विरोध करते हैं और यह महसूस करने में विफल हो जाते हैं कि भाषा का मतलब लोगों को एक साथ लाना है, ना कि उन्हें अलग करना। समकालीन कोंकणी साहित्य में किसी भी अन्य लेखक की तुलना से अधिक मौजो गोवा वासियों के बहुस्तरीय गहराई से मिले हुए पहचान का प्रतीक हैं। वे एक हिंदू परिवार में बड़े हुए जो मजोड़ा के भव्य तटीय गांव में बसता था और वे कैथोलिक पड़ोसियों से घिरे हुए थे। वहां समुदाय की भावना ने सभी सीमाओं को धुंधला कर दिया था। हाल ही तक मौजो जीवन यापन अपने परिवार के जनरल स्टोर चलाकर किया करते थे। वह दुकान मारजोड़ा निवासियों की पीढ़ियों के लिए वन स्टॉप शॉपिंग रही है और वे कहते हैं कि उन्हें कहानियों के आइडियाज ग्राहकों के साथ बातचीत करके ही मिलते थे। यही कारण है कि उनकी किताब ट्रीसाज मैन में गहरी सहानुभूति प्रतिबिंबित होती है और मौजो अक्सर अपनी कहानियों में अपने लोगों और उनके विशिष्ट पहचान की ओर से एक ठोस राजनीतिक पंच भरते हैं। द विघ्नहर्ता कहानी में एक परिवार अपने वित्तीय संकट के बीच गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बारे में चिंतित है और हैप्पी बर्थडे कहानी एक ऐसे माता पिता के बारे में है जो समाज में अन्य साधक बच्चों के बीच अपने धीमे सीखने वाले बच्चे के साथ फिट होने की कड़ी मेहनत करते हैं। अब चलिए शीर्षक कहानी पर आते हैं, ट्रीसाज मैन। इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक अप्रभावी पति अंततः अपने चरम सीमा तक पहुंचता है। हताश और निष्फल होने पर उसकी हिंसा कैसे उभरती है। पीटर की माँ लगातार उसे ताना मारती है क्योंकि उसकी पत्नी उससे अधिक सफल है। वह नौकरी पाने या कुछ भी उपयोगी करने की कोशिश नहीं करता और जब उसके दोस्त बार में उसे चिढ़ाते हैं तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है। बजाय खुद को सुधारने का प्रयास किए
वह अपनी शर्म और हताशा को शारीरिक रूप से अपनी पत्नी पर निकालने का फैसला करता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल को दर्शाती है जो जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा करता है और अपमान से गुजरता है। निराशा, क्रोध और ईर्ष्या जो वह महसूस करता है, यह कहानी उजागर करती है। इस पुस्तक की अंतिम कहानी द राइटर्स टेल एक ऐसी कहानी है जिसमें कैसे परिवार से मिले कटु अनुभव और अवसाद की पृष्ठभूमि में एक युवा लेखिका जयता दोस्त की तलाश में एक उम्रदराज लेखक मनोहर से दिल्ली में एक साहित्य सम्मेलन में मिलती है, और अंत में कैसे मनोहर अनजाने में जयता की कथा का विषय बन जाते हैं। शुरू में तो घटनाएं विनोदी लगी, मगर एक तमिल नारी को इस तरह कामुकतापूर्ण चित्रित करना मुझे ना ही उत्तेजित कर पाया और ना ही पसंद आया, बल्कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कहा गया लगा। कई पुरानी हिंदी फिल्मों में दक्षिण भारतीयों को मंदबुद्धि के रूप में चित्रित करते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए मैंने देखा है, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और अभी भी मैं ये समझ नहीं पा रही कि मौजो ने इस कहानी में ऐसे विचार की कल्पना क्यों की। खैर, इसे यहीं छोड़ देते हैं, वरना यह हमें अन्य चर्चाओं की ओर ले जाएगा। उनके लेखन का रेंज काफ़ी विशाल है। ये शहरी और ग्रामीण दोनों भौगोलिक क्षेत्रों और मानव भावनाओं के सभी रंगों को कवर करता है, फिर चाहे वो छोटे किसान की असहायता हो या स्त्री पुरुष संबंध के निरंतर उतार चढ़ाव। इस संकलन में प्रत्येक कहानी गोवा का एक अलग स्वाद देती है और गोवन होने का क्या मतलब होता है समझाती है। अधिकांश कहानियों में पुरानी दुनिया का आकर्षण है, क्योंकि वे कई दशकों के आर पार लिखे गए हैं जो आपको बीते वक्त की याद दिलाते हैं। मुश्किल से इन्हें पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। अधिकांश कहानियों में मेरी उम्मीद ज़्यादा थी, मैं और अधिक जानना चाहती थी, और चूंकि वे ओपन एंडेड थे, मैं तरसती ही रह गई। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लगा। शायद अनुवाद में कोई कमी रह गई, या शायद कहानियाँ मूल रूप से ऐसी ही लिखी गई हों। इसमें मनुष्यों और जानवरों दोनों के जीवन में घटित हर रोज़ की घटनाएं हैं, जैसे कि परिवार में अचानक किसी का बीमार पड़ना, गर्मियों में जल शाम का जीवन, अपने मवेशियों के लिए एक किसान का लगाव, एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाने के लिए एक गरीब आदमी की चिंता। इन सभी से आप अपने आप को आसानी से संबंधित कर सकते हैं। जेवियर कोटा ट्रीसास मैन के अनुवादक एक बैंकर रह चुके हैं। वे एक शिक्षक और खेल प्रशंसक हैं जो फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबों को कोंकणी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। उन्होंने इससे पहले मोजो के 2 अन्य प्रमुख कार्यों का अनुवाद किया है, और वे हैं दीज आर माई चिल्ड्रन और सुनामी साइमन नोवेला। उन्होंने इस पुस्तक को भी बहुत सावधानी से संकलित किया है। पाठकों के लिए वे वो कहानियाँ लाए हैं जो स्वाद में सम्मोहक रूप से स्थानीय हैं, मगर विचारों और भावनाओं में सार्वभौमिक हैं। यह किताब बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक पंचों से भरी हुई है। ये करुणात्मक है और दिल को छूने वाली है, इसलिए ज़रूर पढ़नी चाहिए कि लिस्ट में आती है। मौजो और कोंकणी में लिखने वाले अन्य करीबी समकालीनों ने लगातार साहित्य अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, मगर हाल ही में उनके काम अंग्रेजी में दिखाई देने शुरू हुए हैं। ट्रीसास मैन को 2015 में फ्रैंक ओकॉनर इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। यह निश्चित रूप से इंगित करता है कि समकालीन गोवा कोंकणी लेखन आमतौर पर मिलने वाले ध्यान से भी कहीं अधिक ध्यान देने योग्य है। मौजो के लेखक की आंख कई विविध कंधों पर बैठकर हमें दुनिया दिखाती है। उनकी शानदार लेखनी ने साबित कर दिया कि बदलते समय के बावजूद हमारी भावनाएं नहीं बदली, चाहे हम शहर में रहते हों या गाँव में। मानव भावनाएं सभी राज्यों, देशों और संस्कृतियों में हमेशा एक समान हैं, और ये वास्तविक भावनाएं हमेशा प्रेरित करती हैं। आशा है कि आपको यह समीक्षा पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको प्रसिद्ध भारतीय लेखकों द्वारा लिखित क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकों की समीक्षा सुनने को मिलेगी। आपको बस इतना करना है कि आप मुझे books.com/subhashini@gmail.com पर उन ट्रांसलेशन की सूची भेजें जिनकी आप समीक्षा चाहते हैं। और आप हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पता तो जानते ही हैं। इस एपिसोड के बारे में अपने विचार और कमेंट्स वहां शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।